हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वार की सिचुएशन चल रही है इसमें देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा टॉप से काफ़ी, और इवन कि मेरा भी खुद का भी पोर्टफोलियो डाउन है। तो इसके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वार कब तक चलेगी। और लेकिन एक चीज़ के बारे में श्योर है कि ये वार ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर ये वार लंबे समय तक चली तो फिर पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिसलोकेट हो जाएगा, और ये जो केओस है ये बढ़ता जाएगा और फाइनली एक वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर दोस्तों तब तो कुछ सर्टेन ही नहीं है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम बचेंगे भी नहीं, ह्यूमन काइंड रहेगा या नहीं धरती के ऊपर। तो दोस्तों लेकिन अगर ह्यूमन काइंड रहेगा और ये सिविलाइजेशन चलती रहेगी, तो आप देखना कि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन ही आज के कुछ सालों के बाद आपको लगेगा कि क्या बढ़िया समय था इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि आज के समय में ऐसी कंपनियां जिनको आप देख रहे हैं और काफी लंबे समय से हो सकता है आप ट्रैक भी कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि वो उस रेट में आए जिस रेट में वो आज अवेलेबल है। मेरे खुद के वॉच लिस्ट में ऐसी कई कंपनियां थी जिनमें ग्रोथ जबरदस्त थी, जिनका बिजनेस एक्सपेंशन लगातार बढ़िया था, मैनेजमेंट की कमेंट्री शानदार थी, लेकिन इसके बाद भी और उनका बिजनेस मुझे फ्लोर पे सरफेस पे दिखता भी था भी कि काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। लेकिन मैं उसमें पैसा निवेश इसलिए नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि उनका जो वैल्यूएशन था वो काफी हाई था, और उस हाई वैल्यूएशन के ऊपर पैसा लगाना काफी रिस्की होता है। और मैं लगा भी नहीं रहा था। सर्टेनली अगर कर भी रहा था तो ट्रेंचेज में पैसे को डिप्लॉय कर रहा था। लेकिन वो कंपनियां जो मेरे वॉच लिस्ट में ऐसी थी जिनके ऊपर मैं पैसा लगाना चाहता था, लेकिन हाई जो वैल्यूएशन की वजह से लगा नहीं पा रहा था, आज वो सारी की सारी कंपनियां एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। और मैं उन कंपनियों में जम के खरीदारी कर रहा हूँ। मेरे पास जितना भी कैश आता है मैं उस सारे कैश को उसमें डिप्लॉय करता हूँ। और दोस्तों मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे नजर आती है। और जस्ट क्यों? क्योंकि मैं इस सिनेरियो को आज के 4 साल 5 साल बाद के रूप में कंसीडर कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं वो पैसा उसमें लगा रहा हूँ जो मुझे अगले 5-7 सालों तक जिनकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा पैसा आपके पास पड़ा जिसकी आपको 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर जरूरत है, तो मेरे हिसाब से उस पैसे को आपको बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, उनको नहीं लगाएं तो ही बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पैसा है, आपके पास लगातार कैश फ्लो बना हुआ है, आपके आपके पास इनकम लगातार जनरेट हो रही है, तो आप उस इनकम को उस कैश फ्लो को ऐसी जगह डिप्लॉय करें जिस पैसे की आपको 4-5 साल तक जरूरत नहीं, उसको स्टॉक मार्केट में आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये जो कैश फ्लो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आई थिंक वो 4 से 5 सालों के बाद वो आपको शानदार रिटर्न के रूप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों चलते हैं एक कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें मुझे शानदार अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और जिसमें लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये काफी पैसा इन्वेस्टर्स के लिए बना सकती है, और ये भी काफी हाई वैल्यूएशन पर अवेलेबल थी। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। और अगर देखें तो कुछ समय पहले जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, इसका जो वैल्यूएशन था वो लगभग 80-90 के पीई पर अवेलेबल थी। और कंपनी आज गिर गिर के लगभग 30-35 40 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर कंपनी अवेलेबल है आज के समय में। और मैनेजमेंट को अगर आप देखें, कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल देखें तो काफी शानदार है। रिसेंटली इन्होंने कैपेक्स किया, 750 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली कैपेक्स किया है। और ये जो कैपेक्स है ये मैनेजमेंट इस कैपेक्स के बाद ये बोल रहा है कि इनका जो सारा का सारा कैपेक्स है क्वार्टर 1 FY 27 से कॉमर्शियलाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर सिक्योर हो चुके हैं। बेसिकली अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो दोस्तों ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। मतलब क्या है? मतलब कि आपके डेली लाइफ में जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, या आप जो है जूते यूज करते हैं, या डेली लाइफ में आप जो चाय यूज करते हैं, कॉफी यूज करते हैं, ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको बनाने वाली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब आपको इनके खुद के ब्रांड नेम से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, चाहे वो मैरिको का हो, चाहे वो आपके डेटॉल वाला जो कंपनी है उसका हो, या फिर आपके जो और भी कई सारी कंपनियां पेप्सिको का यूज कर रहे हो, आप विप्रो यूज कर रहे हो, गोदरेज कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, तो इन सबके जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स के पीछे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड है। ये इनके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये देखिए कि जो आप कॉफी यूज कर जो आप चाय यूज करते हैं, ताजमहल या लिप्टन की चाय यूज करते हैं, या जो ब्रू की कॉफी यूज करते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए करते हैं। और अगर आप जो मार्टिन यूज करते हैं, आप पेस्ट कंट्रोल के लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट मॉस्किटो को भगाने के लिए, तो वो जो मार्टिन है वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जो स्नैक्स यूज करते हैं, कुरकुरे कुरकुरे के जो फ्लेवर्ड ब्रांड है वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जो शूज देख लें, जो बाटा के शूज आप पहनते हैं, हर्ष पपीज के शूज पहनते हैं, इसके अलावा यूएस पोलो है, एरो है, इनके शूज भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिटर्जेंट वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सर्फ एक्सेल हो, रिन हो, व्हील हो, वो सारे ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा डेटाल का जो सोप है, हैंड वॉश है, वो बनाते हैं। पेपर बोट के जो जूसेज आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। लैक्मे नायका के जो स्किन केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं वो ये बनाते हैं। इसके अलावा जो यार्डली लंदन का परफ्यूम है वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं।
और दोस्तों रिसेंटली इन्होंने आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के दो नए प्लांट भी शुरू किए हैं, जो कि क्वार्टर फोर एफ ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स जो अभी रिसेंटली मार्च चल रहा है, इस मार्च के एंडिंग तक वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोनों प्लांट जो इन्होंने जो नए वाले प्लांट ओपन किए, एक्चुअली इनके दो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट पहले से थे और दो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट इन्होंने नए ओपन किए। तो जो ये दोनों नए ओपन किए हैं, ये बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए मैन्युफैक्चर आइसक्रीम उसमें मैन्युफैक्चर करेंगे। और अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का आइसक्रीम ब्रांड देखें तो जनरली दोस्तों आप लोगों ने देखा हो जो क्वालिटी वाल्स आइसक्रीम होती है, क्वालिटी वाल्स आपने देखा होगा, कॉर्नेटो आपने देखा होगा, और मैग्नम है एक तीसरा ब्रांड। आपने तीनों ब्रांड के आइसक्रीम जरूर खाई होंगी या देखी होंगी। ये तीनों ही ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं और ये तीनों ही ब्रांड के आइसक्रीम अब ये हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड बनाएगा। और इसके लिए इन्होंने दो नए प्लांट, एक नासिक में और एक पानीपत में रिसेंटली कमर्शियलाइज किया है, कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्शन वहां से स्टार्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY26। एंड इनके दो ऑलरेडी प्लांट थे, एक तो दो पुराने जो प्लांट थे, एक मैसूरू में और एक लखनऊ में ऑलरेडी इनका पुराना आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। और अगर आप इनके टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें दोस्तों, जिसमें ये सारे चाहे होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो, आइसक्रीम्स हो, जूते हो, या जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, सारी अगर आप देखें तो इनके पास लगभग 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो इंडिया के अलग अलग जगहों पर लोकेटेड है। और दोस्तों रिसेंटली इन्होंने एक फार्मा प्लांट एक्वायर किया बद्दी में, फार्मास्यूटिकल बनाने वाली कंपनी थी, जहां से कुछ फार्मा के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और ओटीसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाएंगे। ओटीसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर, मतलब ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिकल स्टोर से जाकर के मांग सकते हैं। जैसे आप जाते हैं, कोई आपको पेन किलर चाहिए होता है, या कोई झंडू बाम बाम हो गया, या आपको कोई ज्वाइंट पेन से रिलीफ हो गया, या कोई ऐसे प्रोडक्ट हाजमोला हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट जो आप जाके डायरेक्टली, पेट सफा हो गया या कायम चूड़ हो गया, ऐसे प्रोडक्ट जो आप जाके डायरेक्टली मेडिकल काउंटर से परचेज करते हैं, तो इस टाइप के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर करेंगे वहां से। एंड इसके अलावा वहां से कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करेंगे। रिसेंटली इन्होंने कई सारी शू मेकिंग कंपनियों को एक्वायर किया, जो छोटी छोटी जूते बनाने वाली कंपनियां था उनका एक्विजिशन किया है। और अब ये बाटा और हसपी जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए जूते मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड इसके अलावा यूएस की एक बड़ा ब्रांड है शू मेकिंग में, तो उनके साथ इनका कोलैबोरेशन कुछ हुआ है, उनके साथ कुछ बिजनेस डील इनकी चल रही है, तो उनके लिए भी प्रोबेबली कुछ समय में आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि उनके लिए भी जूते बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने आगे ये भी बोला है कि इन्होंने लगभग 750 करोड़ का कैपेक्स किया है टोटल FY26 में, जिससे इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 64% इंक्रीज हो गई है। और दोस्तों इनका जो ये कैपेक्स इन्होंने किया है, टोटल कैपेक्स इनकी कुछ इसमें इंटरनल एक्यूरल से हुआ है, मतलब कुछ अपने खुद के पैसे इन्होंने लगाए हैं, कुछ इन्होंने बैंक से लोन लिया है, कुछ इन्होंने अपने प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू किए हैं, उससे ये पैसे इन्होंने इकट्ठे किए और अपने कैपेक्स में यूज किए हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट, और अगर आप इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें दोस्तों, तो 0.77 है, मतलब वो कंफर्टेबल लेवल पर है, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये जो इनका करेंट प्लांट है उसका जो कैपिटल है, उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसको एनहेंस कर रहे हैं तब तक जब तक इनके नए प्लांट ऑपरेशनलाइज नहीं हो जाते। दोस्तों इनके बिजनेस के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, तो दोस्तों अगर हम इनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो क्वार्टर 3 में जो इनका रिसेंटली रिजल्ट आया है, उसमें जो इनका रेवेन्यू है वो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप हुआ है। एंड जो इनका इबिटा है वो 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप हुआ है। अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो वो लगभग 29% से अप है। एंड अगर आप इनका पैट देखें तो 26% से अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर आप इनके इस रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पर देखते हैं दोस्तों, तो जो इनका रेवेन्यू है वो 15% अप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और इनका जो इबिटा है वो 17% अप हुआ है। और अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो 31% अप हुआ है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो 31% अप है। इनके बैलेंस शीट के ऊपर 151 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए हैं। एंड अगर आप इनका नेट डेट टू इक्विटी देखें तो 0.77 है, जो कि कंफर्टेबल लेवल में है। और दोस्तों अगर आप इनके बिजनेस हाइलाइट्स के बारे में देखें, तो जो इनका होम एंड पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है, जिसमें ये आपके जो आप यूज करते हैं डेली बेसिस पर, जो पर्सनल केयर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, उस वाले सेगमेंट के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका इनका एक प्लांट था सिलवासा में, जो कि डिटर्जेंट जहां पर ये मैन्युफैक्चर करते थे, जो आपके सर्फ एक्सेल हो गया, रिन हो गया, या व्हील जो है, वो ये सिलवासा वाले प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं। तो उस वाले प्लांट में इन्होंने कुछ ब्राउनफील्ड कैपेक्स किया है। ब्राउनफील्ड कैपेक्स का मतलब है कि वहां पर इनका ऑलरेडी प्लांट था, कुछ जमीन खाली पड़ी थी, उस जमीन के ऊपर इन्होंने अपने प्लांट के साइज को और बड़ा किया है। एंड वो इनका टारगेटेड है कि क्वार्टर 1 FY27 से वहां से वो कमर्शियलाइज हो जाएगा और वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने ये लखनऊ में एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने 50 करोड़ का जो कैपेक्स है वो बोर्ड से इनके अप्रूव्ड हो गया है। वो प्लांट जल्दी जल्दी ही वो स्टार्ट कर देंगे। एंड दोस्तों होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए इन्होंने औरंगाबाद में एक साइट है जिसका एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है, और वो एक्सपेक्टेड है कि वहां पर जो प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्लांट को सेटअप करने का जो प्रोसेस है, वो क्वार्टर 4 FY26 से स्टार्ट हो जाएगा।
और दोस्तों जो इनका आइसक्रीम वाला सेगमेंट है उसमें अगर देखें तो इनके जो दोनों प्लांट थे, जो कि एक नासिक में और एक लखनऊ में इनका प्लांट था, वो गियर्ड अप, फुली गियर्ड अप हो चुका है, मीन पूरी तरीके से रेडी है। Q4 FY26 से वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इनके जो एक प्लांट इनका पानीपत में है, वो इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, और Q1 FY27 से वहां से भी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। और इसके अलावा ये आइसक्रीम के कोन का एक प्लांट था, जिसका एक्विजिशन ये कर रहे थे, कोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और वहां से भी इनको कोन सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। एंड इसके अलावा इन्होंने 3 नए क्लाइंट्स को अपने साथ, जो 3 नए आइसक्रीम बनाने बेचने वाली कंपनियां हैं, 3 नए ब्रांड्स को अपने साथ ऑनबोर्ड किया है, और उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों अगर आप फूड एंड बेवरेज वाले सेगमेंट में देखें तो इनका गोवा में एक प्लांट है जहां पर ये फ्लेवर्ड योगर्ट बनाते हैं, तो वहां से भी प्रोडक्शन Q2 FY27 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके अलावा इनका मैसूरू में एक जूस मैन्युफैक्चर करने का एक प्लांट है, जहां इन्होंने अपनी कैपेसिटी डबल कर दी है, और उसके लिए इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर सिक्योर कर लिए इन्होंने। एंड इसके अलावा दोस्तों वेस्ट में इनका एक वाटर बॉटल का प्लांट है, जो कि उसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा इनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि उनको एक्सपेक्टेड है कि Q3 FY27 से वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर आप हेल्थ केयर सेगमेंट में देखें तो इन्होंने एक प्लांट बद्दी में एक्वायर किया है, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा Q2 FY27 से। शूज वाले सेगमेंट में इन्होंने कई छोटी छोटी कंपनियों का एक्विजिशन किया है, और वहां से ये कई नए इंडियन ब्रांड्स हैं जिनको अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और उनके लिए जल्दी ही ये जूते मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। बाटा और हर्षपपी यूएस पोलो इनके साथ ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं। और दोस्तों अगर आप इनका कैपेक्स देखें तो अ, पिछले साल 2025 में इन्होंने 2024 के कंपैरिजन में लगभग 120 करोड़ का कैपेक्स किया था, और अगर 2025 से 2026 में देखें तो लगभग 780 करोड़ का कैपेक्स ऑलमोस्ट इन्होंने कर दिया है। मतलब देखा जाए तो लगभग 6 गुना कैपेक्स कर दिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और इस 6 गुना कैपेक्स में भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो कैपेक्स है इनका ये आइसक्रीम वाले सेगमेंट में इन्होंने किया है। आइसक्रीम वाले सेगमेंट में लगभग 483 करोड़ रुपीज का, मतलब क्या हो गया, लगभग 60% कैपेक्स इन्होंने आइसक्रीम वाले प्लांट के लिए किया है। 2 नए आइसक्रीम के प्लांट इन्होंने बनाए हैं। एंड इसके अलावा अगर आप जो हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है उसमें लगभग 164 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने किया। फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में इन्होंने लगभग 48 करोड़ का कैपेक्स किया है। हेल्थ केयर में 31 करोड़ का कैपेक्स किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शूज में भी अच्छा खासा कैपेक्स इन्होंने किया है। शूज मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने लगभग 56 करोड़ का कैपेक्स किया है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने FY27 के लिए गाइडेंस भी दे दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 में जो इनका रेवेन्यू है लगभग जो इनका पैट है वो लगभग 140 से 145 करोड़ का रहेगा। एंड अगर आप FY27 में देखें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 200 करोड़ से लेकर के 220 करोड़ तक का इनका टोटल पैट हो सकता है। मतलब क्या है, लगभग 40% ग्रोथ का गाइडेंस, पैट ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट खुद दे रहा है। और अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखें FY25 में इनका 110 करोड़ का पैट हुआ करता था, जो भी बढ़ करके 140 से 145 करोड़ हो जाएगा। मतलब क्या होगा, लगभग 30% का पैट ग्रोथ तो इस साल हो जाएगा इनका, और नेक्स्ट ईयर के लिए 40% का पैट ग्रोथ दे रहे हैं, और पैट ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। और जो इनका प्लांट का कैपेक्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनका लगभग 50% से ज्यादा इनका जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा ली है। तो मैनेजमेंट इजीली अपने गाइडेंस को अचीव कर सकता है। और दोस्तों अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैरिको है, बजाज, या आपके जो ये दूसरे हैं जो आपके कंज्यूमर वाली कंपनियां, गोदरेज कंज्यूमर है, तो ये चाहे तो ये खुद का भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। अगर ये अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे तो उसमें इनको जो वर्कर मैनेजमेंट है वो भी देखना पड़ेगा, मतलब मैन पावर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, चाहे वो स्टाफ में वर्कर हो, चाहे वो वर्क फोर्स हो। इसके अलावा अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल लेने पड़ेंगे प्लांट सेटअप करने के लिए। और इसके बाद फिर जो फूड सिक्योरिटी ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया है, इससे भी इनको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा जो प्रोडक्ट है अपने उनके लिए। एंड इसके अलावा कई तरीके की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए इनको एफर्ट करने पड़ेंगे, अच्छा खासा मैन पावर डेप्यूट करना पड़ेगा उस काम के लिए। तो काफी हेक्टिक काम होता है प्लांट सेटअप करना और प्रोडक्शन स्टार्ट करना। तो ये जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर मैरिको जैसी कंपनियां, वो करती क्या है बेसिकली, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले काम शुरू कर देती है। मतलब ये हिंदुस्तान फूड्स जैसी कंपनियां जिनके पास ऑलरेडी एक बड़ा सेटअप, स्टैब्लिश सेटअप है, जिनके पास ऑलरेडी सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग के इनके पास अपने सोर्सेज है, इनके पास मैन पावर अपना खुद का डिप्यूटेड है, तो ये ऐसी कंपनियों को ये ऑर्डर्स दे देती हैं
अपने प्रोडक्ट का, जैसे इनके रिक्वायरमेंट होती है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर पैरामीटर्स, एज पर देयर जो नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट दे देते हैं और उसकी क्वालिटी चेकिंग करते हैं, देन प्रोडक्ट का अप्रूवल देते हैं और हिंदुस्तान फूड जैसी कंपनियों से अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और उनको उनके बदले में पैसे पे कर देते हैं। और मैंने जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपना फोकस करती हैं अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के ऊपर, उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उनके मैनेजमेंट के ऊपर, उनकी मार्केटिंग के ऊपर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ताकि अपने प्रोडक्ट को भी इजीली मार्केट में सेल कर सकें। और मैन्युफैक्चरिंग ये हिंदुस्तान फूड जैसी कंपनियों से करवा लेती हैं, तो इसमें इनको मार्जिन ज्यादा होता है और प्रॉब्लम्स कम से कम फेस करनी पड़ती है। और इन कंपनियों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, आरओसी, वो इंक्रीज होता रहता है, जिससे इन्वेस्टर का फेथ भी इनके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गई कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो हमने कर ली, लेकिन रिसेंटली जो वार का सिनेरियो चल रहा है, इस वार के सिनेरियो के अकॉर्डिंग इस बिजनेस के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जो ये वार है, इस वार के इफेक्ट की वजह से आप देख सकते हैं कि जो एफएमसीजी का जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकता है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है ये यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी प्राइस बढ़ सकती है। एंड इसके अलावा जो कंज्यूमर डिमांड है, अगर लंबे समय तक ये वार चलता रहा तो लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी, लोगों को अपने डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं उनमें ही कंज्यूम कर पाएंगे, तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग परचेज करना कम कर देंगे, तो जो इनका डिमांड है मार्केट में वो भी कम हो जाएगा। एंड अगर आप देखें कि क्रूड ऑयल का प्राइसेज अगर अप होता है, तो क्रूड ऑयल का प्राइसेज अप होने से जो इनकी पैकेजिंग मटेरियल होता है, चाहे वो पीईटी बॉटल्स हो, चाहे वो प्लास्टिक्स हो, या जो लैमिनेट्स होते हैं वो हो, वो बेसिकली क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो इनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी अगर क्रूड ऑयल की प्राइसिंग बढ़ती है तो। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसिंग बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है, जो माल को एक जगह से दूसरे ले जाने में, जो जगह ले जाने में, जो ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्च आता है वो बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी इनको बढ़ानी पड़ेगी अपने। एंड इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है उनकी भी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो रॉ मटेरियल की प्राइसेज बढ़ेंगे, तो वो भी इनके बिजनेस के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप देखें कि क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो भी डिसरप्ट हो जाएगी। सप्लाई चेन डिसरप्ट होने से मतलब है आप जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज को, वो बेसिकली सी के थ्रू जाता है, समुद्र के थ्रू जाता है, कार्गो में, शिप्स में जाता है। और अगर उस शिप का जो रूट है उसमें कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका उधर भी प्रॉब्लम हो शुरू हो जाएगा, आपको वहां से भी लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे। एंड जो गैस का अगर शॉर्टेज होता है, अगर आपके कंट्री में गैस की सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे करंटली इंडिया में भी फेस करनी पड़ रही है, तो अगर गैस की शॉर्टेज हो गई इंडिया में, तो जो फैक्ट्री के ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो गैस पे डिपेंड होते हैं, उन्हीं से ही गैस बर्न करके, हीट करके ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी बाधित होगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। एंड वार अगर कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो जो इकोनॉमी कंट्री का वो स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा मीन्स उसमें ग्रोथ कम हो जाएगी, एंड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा और इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो कंज्यूमर डिमांड में कमी आ जाएगी, कंज्यूमर डिमांड में कमी आ जाएगी, तो ये एफएमसीजी बेचने वाली कंपनियां, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम कर देंगे, और उनका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदुस्तान फूड जैसी कंपनियों के ऊपर, तो इनके बिजनेस के लिए भी काफी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस समय किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में आगे कैसी रह सकती है, और अगर हिंदुस्तान फूड जैसी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, अगर बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो इनके पास भी डिमांड कम हो जाएगी, फिर इनकी भी अर्निंग्स कम हो जाएगी, और इनका जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसी कंपनियों में निवेश करना है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म का सोच के ही करना पड़ेगा। आप शॉर्ट टर्म में इन कंपनियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि आज आपने पैसा लगाया और हिंदुस्तान फूड जैसी कंपनी आपके लिए पैसा बनाना शुरू कर देंगी, तो ऐसा नहीं है। आपका अगर विजन लॉन्ग टर्म में है तो आप ऐसी कंपनियों में पैसा डाल सकते हैं, और वो भी आपको पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, जो मैं करता हूं, मैं तो चंक्स में पैसा लगाता हूं। अगर सपोज मुझे 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं तो मैं 10 पहले तो मैं 20-20 रुपए करके 5 चंक्स में इन्वेस्ट करता था, अभी तो मैं 10-10 रुपीज करके 10 चंक में इन्वेस्ट करता हूं। तो थोड़े थोड़े स्टॉक्स आप लेते जाएं, थोड़े थोड़े अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते जाएं, और लंबे समय में आप देखेंगे कि ऐसी कंपनी आपके लिए पैसा बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी अभी ये कंपनी जो है अपने टॉप से लगभग आधी प्राइस पर अवेलेबल है, शेयर प्राइस भी हाफ हो चुका है, जो वैल्यूएशन है वो भी हाफ हो चुका है। और अगर 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर आप इनका वैल्यूएशन निकाल के देखेंगे दोस्तों, तो 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, पीई रेशियो है, वो लगभग आपको 25 के आसपास मिलेगा।
और मैनेजमेंट जो ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है 40% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है। तो 25 के पीई पर आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जो 40% का ग्रोथ दे रही है, तो वैल्यूएशन वाइज तो काफी लुक्रेटिव नजर आता है। और 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पर आप इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकालें, पीजी रेशियो निकालें, तो वो भी 0.5 0.6 या 0.7 0.6 0.7 के आसपास निकल के आता है, जो कि काफी सही वैल्यूएशन लगते हैं। लेकिन हो सकता है कि कंपनी यहाँ से भी 10-20% और डिप मार सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं थोड़े थोड़े चंक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप उस रूट को देख सकते हैं। बाकी कंपनी में निवेश करना या ना करने का डिसीजन आपका अपना होगा, मेरा उसमें कोई सजेशन नहीं है आपको। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।